औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ वाइट चाक एकेडमी में। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए आ रहे हैं जिसको मुख्तलिफ़ किस्म के टॉप क्लास के टीचर आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। सिर्फ एक चैनल नहीं, एक पूरी एकेडमी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिक्विड से हैं, जो कि लिक्विड की एक यूनिक प्रॉपर्टी है एंड दैट इज़ वेपर प्रेशर। ये लिक्विड की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, इसी को हम आज इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हमारे पास वेपर प्रेशर क्या है। ये यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। जिस तरह लिक्विड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें वेपराइजेशन है, इवापोरेशन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, वहाँ पे ये भी लिक्विड की एक यूनिक प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर। अब देखिए, यहाँ पे आपने एक चीज़ को कंसंट्रेट करना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप नाम पे कंसंट्रेट करें। देखिए, वेपर्स एंड प्रेशर, मतलब यह है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। अब वेपर फिर किस हालत में होंगे? सिंपली ये सबको पता है कि वेपर्स हमारे पास गैसियस फॉर्म में होंगे। जिस तरह मैटर की 3 स्टेट्स है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, प्लाज्मा, लिक्विड, क्रिस्टल एंड सुपर एटम्स, वो भी है। लेकिन जो बेसिक 3 स्टेट्स पे हम बात करें, जिसमें जो बेसिकली डिपेंड करते हैं मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे, तो वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज हैं। तो उसमें देखिए, प्रॉपर्टी हम लिक्विड की पढ़ रहे हैं, बात हम वेपर्स की कर रहे हैं। तो हाउ इज दैट पॉसिबल? यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? यहाँ पे एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, और वो रिलेशन किन के दरमियान है? वो रिलेशन है लिक्विड्स एंड वेपर्स। लिक्विड एंड वेपर्स, इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। किस तरह ये होता है? देखिए, प्रोसेस हमने पढ़े है इवापोरेशन के, जो स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड होता है, जिसमें जिस लिक्विड में इवापोरेशन होता है उसको हम कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड। और साथ में फिर एक प्रॉपर्टी होती है वेपराइजेशन की। वेपराइजेशन जहाँ पे लिक्विड वोलेटाइल ना हो, जहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मजबूत, ठीक है, तो वहाँ पे फिर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन। जब ये दोनों प्रोसेस हो जाएं तो फिर इसका एक अपोजिट भी मतलब होता है एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ इवापोरेशन। इवापोरेशन हम पढ़ चुके हैं। तो इवापोरेशन, ठीक है, फिर इसमें होता है वेपराइजेशन, ठीक है, एंड द थर्ड वन हमारे पास है क्या? कंडेंसेशन। अब ये 3 प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है। अब ये 3 प्रोसेसेस मतलब ये है कि जिस तरह मैंने आप लोगों से बात की थी कि ये वाला जो प्रोसेस होता है हमारा, ये बेसिकली होता है क्या? वोलेटाइल लिक्विड के लिए। क्या? वोलेटाइल लिक्विड के लिए। ये हमारा होता है नॉन वोलेटाइल लिक्विड के लिए। और ये कन्वर्जन ऑफ द वेपर्स बैक टू द लिक्विड, ठीक है, बैक टू लिक्विड। जिस तरह वो दोनों लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं, ये वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। अब यहां पे हमारे पास ये प्रोसेस किस तरह होगा? ये हमारे पास होगा कि रेट ऑफ इवापोरेशन और वेपराइजेशन, क्या ये इक्वल होगा किसके? रेट ऑफ कंडेंसेशन के। ये जब आपस में बराबर होंगे तो इसको हम कहते हैं क्या? डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब ये दोनों रेट्स आपस में क्या हो जाएंगे? यस, बराबर हो जाएंगे, तो इसको फिर हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। मीन टू से कि जब हमारे पास रेट ऑफ इवापोरेशन एंड रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो फिर यहाँ पे हमारे पास जो वेपर्स होते हैं
वो लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। वो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, आप यहाँ तक समझे कि ये प्रोसेस किस तरह होता है कि जब ये रेट उस रेट के बराबर हो जाए, इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इस स्टेज पे फिर हमारे पास जो वेपर्स होते हैं वो लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं हमारे पास वेपर प्रेशर, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो यहां तक अगर क्लियर है तो आप इसको मतलब कर लें, मैं इसको फिर साफ करता हूं। अच्छा, अब मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली आपके सामने रख देता हूं कि ये किस तरह का प्रोसेस बेसिकली होता है। अच्छा, अब ये प्रोसेस किस तरह का होता है, तो इस प्रोसेस का मैं आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया देता हूं। देखिए, हमारे पास ये बड़ा सिंपल है कि सपोज ये हमारे पास एक टब है, इसमें हमारे पास लिक्विड पड़ा हुआ है। क्या है? लिक्विड पड़ा हुआ है। इनसे वेपर्स कैसे बनेंगे? इसके वेपर्स बनेंगे जब हमारे पास, ये तो आ गया हमारे पास लिक्विड। अब इसके वेपर्स कैसे बनेंगे? तो इसके वेपर्स हमारे पास बनेंगे जब इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। क्या होगी? हाई होगी। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो ये लिक्विड सरफेस पे आएगा। जब सरफेस पे आएगा तो सरफेस से ये इवापोरेट हो जाएगा, तो ये क्या बनाएगा? ये वेपर बनाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है वेपर प्रेशर का, तो वेपर प्रेशर का जो प्रोसेस है ये क्लोज कंटेनर का है। क्या है? क्लोज कंटेनर का प्रोसेस है। मतलब ये कि इसको आप ओपन कंटेनर में नहीं कर सकते, लिहाजा वी शुड क्लोज द कंटेनर। ठीक है, इसके ऊपर हमें फिर कुछ इस तरह का वो ढक्कन रखना पड़ेगा। अब जब ये वेपर्स इसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी तो हायर काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल सरफेस पे आते हैं। मैंने आपको इवापोरेशन में समझाया भी था कि वो सरफेस पे आते हैं और सरफेस से फिर वही मॉलिक्यूल वो एस्केप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एस्केप हो जाते हैं। एस्केप मीन के ये लिक्विड के सरफेस को छोड़ देते हैं। जब ये छोड़ देते हैं तो ये जो हमारा प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवापोरेशन और वेपराइजेशन। इन दोनों में से ये कोई एक प्रोसेस होगा। ठीक है, या इवापोरेशन होगा या वेपराइजेशन होगा। जब ये मॉलिक्यूल इस तरह ऊपर आ जाते हैं तो वहां पे ये मॉलिक्यूल जब ऊपर वो ढक्कन के साथ टकराते हैं, फिर वॉल के साथ ये टकराते हैं, ढक्कन के साथ टकराते हैं, तो ये मॉलिक्यूल वापस आते हैं। कैसे वापस आते हैं? ये मॉलिक्यूल वेपर से फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ये कि ये फिर गैस से क्या हो जाते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को फिर हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? ये जो अब वापस एक प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन का प्रोसेस। जब ये इवापोरेशन इस कंडेंसेशन के बराबर हो जाए, मतलब ये कि इवापोरेशन इक्वल टू कंडेंसेशन। अगर आपसे कोई पूछे कंडेंसेशन का प्रोसेस कैसे होता है, तो आप कह देना कि जब ये मॉलिक्यूल वॉल ऑफ द कंटेनर या वो वॉल ऑफ द, मतलब जो आपने इसके ऊपर वो ढक्कन रखा हुआ है, जो टब रखा हुआ है, जब उसके साथ टकराते हैं तो वहां पे इनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। ठीक है, ये मतलब फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब इसकी काइनेटिक एनर्जी डाउन हो जाएगी, इनका मोशन स्लो हो जाएगा, तो फिर ये आपस में गैदर करेंगे और फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिक्विड में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होगा ये इसका कंडेंसेशन होगा। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल वापस टकराएंगे। इस स्टेज पे जब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए तो फिर यहाँ पे ये जो वेपर्स होंगे ये इसके सरफेस पे, मतलब ये है कि वो स्ट्राइकिंग करेंगे। क्या करेंगे? वो स्ट्राइकिंग करेंगे। तो जब वो इसके सरफेस पे स्ट्राइकिंग करेंगे तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर। क्या है? वेपर प्रेशर। क्योंकि यही वेपर्स इस लिक्विड सरफेस के ऊपर जो है ना वो एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, और यही हमारा वेपर प्रेशर होता है। तो वेपर प्रेशर हम बेसिकली कहते हैं कि द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। और ये कब होता है? जब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगी, जब रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। यहाँ पे आप जब भी डायनामिक इक्विलिब्रियम का वर्ड इस्तेमाल करेंगे उसके लिए ज़रूरी है
कि आप रेट लेके, क्योंकि जो रेट है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, जो स्कैपिंग है, जो ये इवापोरेशन है, जो ये गैस में कन्वर्जन है, ये उसके रेट क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम। मतलब ये है कि 1 सेकंड में कितने पार्टिकल्स इवापोरेट होते हैं, उतने ही पार्टिकल्स फिर वो वापस कंडेंसेशन भी करेगा। मतलब ये कि अगर 1 सेकंड में 10 पार्टिकल इवापोरेशन करेंगे तो फिर डेफिनेटली 10 पार्टिकल कंडेंसेशन भी करेंगे। जब ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हो जाएगी, एट दैट टाइम अ डायनामिक इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश। अदरवाइज आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना जब ये दोनों रेट्स आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, ये हमारा एक आ गया है कि किस तरह ये वेपर्स या किस वक्त ये वेपर्स जो है ना वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो ये जो वो चांस होते हैं कि जहाँ पे ये एग्जर्शन शुरू करते हैं, वो मैंने आपसे कहा था कि जब ये दोनों प्रोसेस आपस में बराबर हो जाए। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट में लिख देनी है, और वो क्या है, देखिए इसको बिल्कुल, ये आपका MCQs में भी आ सकता है, मतलब आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि वेपर प्रेशर, देखिए कि वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन, अब किस चीज़ पे ये डिपेंड नहीं करता, ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड, एन अमाउंट ऑफ लिक्विड प्लस क्या, सरफेस एरिया। जिस तरह इवापोरेशन में हमने कहा था कि सरफेस एरिया पे इवापोरेशन का प्रोसेस डिपेंड करता है, सो यहाँ पे हमारे पास वेपर प्रेशर, अमाउंट ऑफ लिक्विड और सरफेस एरिया, इन दोनों चीज़ों पे इसका कोई भी रोल नहीं होता, कोई रोल नहीं होता। अब देखिए मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, कि नंबर 1 हमारे पास, अब सपोज करें कि ये हमारे पास इस तरह का एक बर्तन है। ठीक है, पहले प्रोसेस में लिक्विड ने इवापोरेशन स्टार्ट की, क्या है, इवापोरेशन स्टार्ट हो गई। अब सेकंड प्रोसेस में क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, किस चीज़ का, कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। और थर्ड में हमारे पास कि ये जो हमारे पास इवापोरेशन का प्रोसेस और कंडेंसेशन का प्रोसेस, ये दोनों बराबर हुए तो वेपर प्रेशर एग्जर्ट हुआ। क्या हुआ कि जब रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो इसको आप इस तरह डायग्रामेटिकली कह सकते हैं कि मेरे पास पहले स्टेप में इवापोरेशन स्टार्ट हुआ, दूसरे स्टेप में मेरे पास कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, तीसरे स्टेप में जब रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, एट दैट टाइम अ डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश एंड द वेपर स्टार्ट एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड। तो ये मेरे पास बेसिकली क्या है, ये मेरे पास वेपर प्रेशर है। क्या है, वेपर प्रेशर है। अच्छा, इसका आप मतलब ये है कि वो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको मैं साफ करूं। अच्छा, अब मैं इसके आपको फैक्टर्स बताता हूं। फैक्टर्स इसके बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, फैक्टर्स के वो कौन सा फैक्टर्स है, जिस तरह हमने इवापोरेशन के लिए फैक्टर्स पढ़े थे, यहाँ पे भी हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, इसमें भी। ठीक है, तो अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्रिप्शन कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फैक्टर्स इफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स है। द नंबर 1 फैक्टर हमारे पास क्या है, द नंबर 1 फैक्टर हमारे पास है नेचर ऑफ लिक्विड। क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड। कि अब देखिए हर एक लिक्विड का एक डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, हर एक लिक्विड का एक डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। आपने ये एक चीज़ याद करनी है कि अगर किसी लिक्विड का हाई बॉइलिंग पॉइंट है, किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारे पास, हाई है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर लो होगा, वेपर प्रेशर इसका लो होगा। अगर किसी लिक्विड का लो बॉइलिंग पॉइंट है,
तो वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि नेचर ऑफ लिक्विड का ये है कि बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिपेंड करते हैं, इसका नेचर डिपेंड करता है, वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास अगर हम ले लें कि ईथर का जो है ना ये लोअर है इथाइल अल्कोहल से, सो ईथर का वेपर प्रेशर फिर इथाइल अल्कोहल से हाई है। देखिए किस तरह, तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर ये लोअर देन इथाइल अल्कोहल, सो वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल इज हायर देन ईथर। फिर इसका वेपर प्रेशर हाई होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा उसका वेपर प्रेशर हाई होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब आता है, और ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम ये बात करेंगे, ये नहीं कि एक के लिए हमने एक टेम्परेचर रखा दूसरे के लिए हमने दूसरा टेम्परेचर रखे। तो ये हमारा फैक्टर 1 हो गया। सेकंड फैक्टर क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इसको देख के ही आपको पता चल गया होगा कि इसका रिलेशन क्या हो सकता है। यस, इसका रिलेशन हो सकता है कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। यस, क्योंकि जितने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो इतने ही नंबर कम मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होंगे, कम मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस को छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 20 डिग्री वेपर प्रेशर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो देखें क्या है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास H2O का क्या है, ये चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। H2O का वेपर प्रेशर है 17.54 टार। ठीक है, तो फिर हमारे पास सेकंड क्लोरोफॉर्म का देखें CHCl3, इसका व्हाट डू यू थिंक कितना हो सकता है, 170 टार है। ठीक है, तो फिर इसके साथ अगर हम मरकरी को ले लें तो मरकरी का व्हाट डू यू थिंक कितना हो सकता है, क्योंकि वो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, 1-2 टार। तो फिर अगर मैं ग्लाइसरॉल की बात करूँ तो ग्लाइसरॉल का हमारे पास C3H8O3, उसका फिर इससे भी कम 0.00016 टार। अब देखें, ये आपके नेचर पे डिपेंड करता है। ये वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर देख कितना है, वो फिर इससे कुछ ज़्यादा मतलब कम वोलेटाइल है तो उसका देखें, ये फिर उससे कुछ कम वोलेटाइल है इसका देखें, और ये सबसे कम है तो फिर इसका देख लें। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ लिक्विड इस तरफ ये डिपेंड करता है। अच्छा, तीसरी जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। अब साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, तो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल का ये हो सकता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है ये, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर बड़े साइज के होंगे तो उसको फिर उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो उठेंगे ही नहीं। मतलब ये है कि चलो 2 बंदे ज़मीन पे गिर गए हैं, ठीक है, बारिश हो रही है, कीचड़ वगैरह है और 2 बंदे गिर गए हैं। एक बंदा का वेट है 70 kg और दूसरे का है 110 kg। आप दोनों को हाथ मतलब देते हो, आप दोनों को उठाना चाहते हो, व्हाट डू यू थिंक कि आप 70 kg को किस तरह उठाओगे और आप फिर 110 kg को किस तरह उठाओगे। डेफिनेटली 110 kg का ये है कि आपको ये भी रिस्क हो कि आपके कुछ मतलब कोई मसल शसल ना टूटे, कुछ इस तरह का वो प्रॉब्लम ना हो, और 170 का आप इजीली उठा सकते हैं। सिमिलरली अगर साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल बड़ा है, ठीक है, बिगर साइज़ के मॉलिक्यूल है, उसकी स्केपिंग इट विल टेक टाइम, ये बड़ा मुश्किल होगा। मतलब ये कि आउट ऑफ द 100 यू कैन से कि फ्यू मॉलिक्यूल जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा है, ठीक है, लाइटर मॉलिक्यूल है, तो आउट ऑफ 100 बहुत सारे मॉलिक्यूल ऊपर को मतलब ये कि एवापोरेट हो सकते हैं, स्केप हो सकते हैं। तो इसलिए साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल मैटर करता है, ठीक है। एंड द फोर्थ वन टेम्परेचर। टेम्परेचर का बेसिकली होगा डायरेक्ट रिलेशन। क्यों डायरेक्ट होगा,
टेम्परेचर का रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ, और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है वेपर प्रेशर के साथ, क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी उतना ही वेपर प्रेशर हाई होगा। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल इवापोरेट होंगे उतने ही हमारे पास क्या होगा, मतलब वो ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मतलब आपके सामने इसके एक एग्जांपल रखता हूँ कि किस तरह ये एक प्रोसेस हो सकता है। देखिए ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, वाटर का हम मुख्तलिफ टेम्परेचर पे वो चेक करते हैं कि ये वाटर का आ गया, ठीक है, और इसको हम मुख्तलिफ टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वेपर प्रेशर कितना हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक? 4.579 4.579 टार। हम टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेते हैं। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 9.209 है। क्या है? 9.209 टार है। हम टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज करते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आए। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वेपर प्रेशर 17.54 है। ऑलरेडी हम वहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास आता है। हम टेम्परेचर को 30 पे लेके जाते हैं, सपोज इसका 31.08 टार आ रहा है। फिर हम इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके चलते हैं, हमारे पास 55.2 आ जाता है। ठीक है, और अगर हम 100 पे बात करें तो हमारे पास 760 टार। ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी में भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टेम्परेचर के साथ देखिए इसका रिलेशन किस तरह चेंज होता रहता है। ठीक है, टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे, आपके पास ये इंक्रीज होता जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे ये गाइस एक चीज़ है कि टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन। तो आपने जहन के साथ टेम्परेचर जैसे ही वर्ड आता है तो टेम्परेचर के साथ आप को रिलेट करें काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मूवमेंट इंक्रीज होगा, मोशन इंक्रीज होगा। मोशन इंक्रीज होगा, मैक्सिमम पार्टिकल सरफेस को आएंगे, मैक्सिमम पार्टिकल वहाँ से एस्केपिंग करेंगे। तो जब आपका रेट ऑफ इवापोरेशन, वेपराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपका रेट ऑफ कंडेंसेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जब ये दोनों रेट्स ऊपर को जाएंगे तो नंबर वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक डायरेक्ट रिलेशन है। हम एप्लीकेशन पे भी बात कर सकते हैं, ये आपको शायद कम बुक्स में मिलें, लेकिन इसके एप्लीकेशन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर। ठीक है, तो प्रेशर कुकर में जो कुकिंग होती है कि हम टाइम सेविंग के लिए प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी बेसिकली इसी का वेपर प्रेशर का ही रोल है। अगर वेपर प्रेशर का रोल ना होता तो वहाँ पे ये कुकिंग जो है ना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो इसलिए हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर का अगर रोल बाकी चीज़ों में भी है तो ये जो प्रेशर कुकर का यूज़ है, जहाँ पे कुकिंग जल्दी होती है, हम बहुत ज़्यादा टाइम इसके ज़रिए सेव कर सकते हैं। और स्पेशली जब हम हिली एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल होता है, तो वहाँ पे ये प्रेशर कुकर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो जब भी आप जाएं आप इसको लेके जाना ना भूलिएगा। सेकंड ये है कि ये जो टरबाइन जनरेटर होते हैं, ठीक है, टरबाइन जनरेटर होते हैं, ये भी काम करते हैं प्रेशर पे, वेपर प्रेशर पे। मुख्तलिफ़ किस्म के जो बड़े बड़े टरबाइन हैं जहाँ से बहुत सारी बिजली पैदा होती है, ज़्यादातर ये गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, तो वो भी प्रेशर एक क्रिएट किया जाता है और उसके ज़रिए ये चीज़ें, मतलब ये है कि फिर वो उसको रन किया जाता है। तो ये भी इसका एक यूज़फुल रोल है। इस तरह और भी मतलब लाइफ में इसके रोल हैं। ठीक है, तो वो आप लोग मुझे नीचे फिर इनलिस्ट कर दीजिएगा कि आपके ज़हन में कौन कौन से रोल आते हैं। तो गाइज़, इट वाज़ ऑल अबाउट द वेपर प्रेशर। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, लेट मी नो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वाइट चैक अकेडमी से बाय बाय।